हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या चीज़ का निर्माण होती है। जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का विलयन बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होती है। तो ऑप्शन नंबर जिसके साथ भी होगा वह सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सोडियम धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया करता है उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है वह क्या चीज़ काम करती है। तो आग पकड़ने में कार्य करती है, यानी कि आग पकड़ लेती है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है। तो फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब फेरस सल्फेट जब टूटती है तो जल का यानी कि खो देता है। जल को खोने के बाद वह फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि 3 भाग में टूटता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो अदला बदला करता है उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको फॉर्मूला से समझना पड़ेगा। तो एक वीडियो जो है सो हम लोग इक्वेशन के ऊपर बनाएंगे, उसमें हम लोग समझेंगे। तो जितना भी इक्वेशन वाला है हम लोग बाद में समझेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि जब आयरन और जब जल अभिक्रिया करती है तब निर्माण होती है Fe3O4 तथा H2। तो इसमें परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होती है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। तो आयरन की यदि संख्या देखेंगे तो 3 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है सो 4 है और हाइड्रोजन का कितना हो गया 8 हो गया। 8 कैसे, 4 दूना 8, तो टोटल जब ऐड करेंगे तो 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अब ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग बाद में देखेंगे। थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं। आज की वीडियो में जितना भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ख़त्म कर डालेंगे, यानी कि आज की केमिस्ट्री सेशन आज की क्लास में एंड होगा। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया, दोहरा विस्थापन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में वो होती है जब इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों जब एक साथ होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों एक साथ होती है तब वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानॉल में क्रियात्मक समूह क्या होती है। तो एल्डिहाइड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यौगिकों का प्रकार दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ONE आता है तो वह कीटोन होती है। तो इस प्रकार से कुछ दिया गया है, कुछ चार्ट दिया गया है, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं पेंटानॉल क्या है। तो पेंटानॉल जो है सो एक प्रकार की संतृप्त वसायुक्त एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो होता है सो CHO होती है और इसका सामान्य सूत्र जो होती है सो C4H9CHO होती है। इस प्रकार से इसका यौगिक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है मिलान करने के लिए बोल रहा है तो आप मिलान कर सकते हैं कि बेंजीन का जो होता है सो C6H6 होता है। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। ये सारा इक्वेशन वाला को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को तेज गर्म करने पर क्या होती है। तो एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को तेज गर्म करने पर क्या होती है। तो वह एक पीले रंग के अवक्षेप छोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को
तेज़ गरम करते हैं तो क्या होती है, एक पीले रंग के अवक्षेप छोड़ देता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एथिलीन जो होती है उसका फॉर्मूला जो C2C = CH2 होती है। ठीक इसी प्रकार से एथेन के एसीटोन का होता है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा बात करते हैं कि प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय है, तो ओइक अम्ल है। कौन सा प्रत्यय है, तो ओइक अम्ल है। अब बात करते हैं जो ओइक अम्ल है सो समूह के लिए COOH समूह के लिए लगता है। अब देखते हैं निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इथाइन, इथीन और इथेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। एल्केन का समायन सूत्र, तो एल्केन का समायन सूत्र CnH2n+2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यह तीनों फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े वाला उपसर्ग जो से कौन है, तो ब्यूट है। 4 कार्बन वाले, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 कार्बन वाले जुड़े वाले उपसर्ग जो होती है तो क्या है, मैथ एथ है। 1 कार्बन वाले जुड़े तो मैथ, 3 कार्बन वाले जुड़े प्रोप, 4 कार्बन वाले जुड़े का जो उपसर्ग जो होती है ब्यूट, 5 कार्बन वाले पैंट, 6 कार्बन वाले हेक्स। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से जो CN अभी क्या डिस्कस किए थे, एल्कीन। तो एल्कीन का जो होता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्कीन अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, हाँ एल्कीन हो गया। उसके बाद क्या है, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, माइनस होगा, CnH2n-2 होता है, वो हो जाएगा एल्केन। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सन का सूत्र जो होती है सो क्या होती है, तो C6H12 जो होता है सो साइक्लोहेक्सन का सूत्र होता है। अब बात करते हैं इस प्रकार से COOH। तो अभी हम लोग बात किए थे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर किस में आएगा, डी में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है। तो ध्यान दीजिएगा, चक्रीय और असंतृप्त जो है व्यंजन है। व्यंजन से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होती है। व्यंजन जो है एक प्रकार की असंतृप्त यौगिक होती है और यह चक्रीय होती है। निम्नलिखित में कौन सा समूह के सभी यौगिक समान समजातीय की श्रेणी से संबंधित होती है। तो इसको ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, समजातीय श्रेणी उसे कहते हैं जिनमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन यौगिक का समूह जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते तथा समान सूत्र एक जैसा होती है, उसी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं ब्यूटेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, यूपैक के नाम के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं मीथेन का प्रतीक क्या होती है। तो मीथेन का प्रतीक जो होती है सो CH4 होती है। मीथेन का सामान्य सूत्र होती है। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं और यह दलदल क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो से क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन को कहा जाता है। CNG का मुख्य घटक कौन होता है, तो मीथेन होता है। चावल की फसल जो होती है कौन पैदा करती है, तो मीथेन गैस पैदा करती है। इसका संरचना जो होती है सो इस प्रकार की होता है, एक कार्बन होती है और 4 गो हाइड्रोजन होती है। ये मीथेन का संरचना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। तो इथेनॉल जो प्राप्त करता है सो यानी कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किसे से प्राप्त किया जाता है। तो एथेनॉल चावल और सूरजमुखी से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल, क्वेश्चन पूछ रहा है एथेनॉल, तो चावल और गन्ना से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है। एथेनॉल तो इथाइल अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होती है सो C2H5OL होता है। इथेनॉल तो इथाइल अल्कोहल। अब देखते हैं इस गन्ना हो गया, मक्का हो गया, किससे प्राप्त होता है। गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चावल, गेहूं आदि को किण्वित करके बनाया जाता है। एथेनॉल जो होती है वह कितना % होती है, तो 99% शुद्ध अल्कोहल का होती है। पावर अल्कोहल बनाने के लिए
पावर अल्कोहल बनाने के लिए 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का उपयोग होती है। एथेनॉल जो होती है, इस एथेनॉल का ऑक्सीकरण करके एथेनोइक अम्ल प्राप्त किया जाता है। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जानते हैं अम्ल, तो अम्ल किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है। लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर हो गया, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो पूछेगा कि गलत कौन सा है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि इमली में एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कई प्रकार से आपको चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कि सिरका में क्या पाई जाती है। तो सिरका में पाई जाती है एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाई जाती है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाई जाती है, दूध में यानी दही में, खट्टा में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथोइक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मेलिक एसिड पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n जो होती है वह एल्किन का सामान्य सूत्र होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यह हाइड्रोकार्बन का असंतृप्त रूप होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होती है। तो CH3COOH का जो यौगिक होती है उसका क्वथनांक जो होती है सो सबसे ऊंच होती है। अब कैसे होती है चलिए बात करते हैं। CH3COOH मुख्यतः क्या है, एक प्रकार की एसिटिक एसिड है। इसका क्वथनांक जो होता है 117.9 डिग्री सेल्सियस होता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिरका किससे कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। और तो बात करेंगे कि C12H12O12 के रूप में किसे जाना जाता है, तो चीनी सुक्रोज का फॉर्मूला जो होती है वह यही होती है, तो चीनी को जाना जाता है। अब बात करते हैं चीनी के रूप में जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज को टेबल शर्करा भी कहते हैं। इसे गन्ना चुकंदर से प्राप्त किया जाता है, गन्ना और चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए होता है, तो एस्टर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होती है। इसका सामान्य सूत्र RCOOR होता है। इनकी गंध जो होती है फलों के समान होती है। एस्टर का गंध जो होती है फल के समान होती है, इसलिए इनका उपयोग ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम तथा परफ्यूम में किया जाता है। तो ठंडे पेय पदार्थ और आइसक्रीम, परफ्यूम में क्या प्रयोग होती है, तो एस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग केमिस्ट्री को समाप्त कर चुके हैं। अब थोड़ा हम लोग इक्वेशन पर क्लास लेने वाले हैं, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।